ईरान 3 हफ्तों से दुनिया की 2 ताकतवर तरीन फौजी कुव्वतों का अकेला डट कर मुकाबला कर रहा है। अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करते इसके कदम जरा भी नहीं डगमगाए। सब यही सोच रहे हैं कि मिसाइलों और ड्रोन्स के अलावा ईरान के पास क्या है और कौन सा मास्टर प्लान है जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। पेंटागन सोच रहा है कि उसका क्या हल किया जाए। दोस्तों, ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग का वो खुफिया मास्टर प्लान जिसने पेंटागन को मफलूज और इसराइली इंटेलिजेंस को हैरान कर रखा था, आखिरकार डीकोड कर लिया गया है। लेकिन असल सनसनी ये नहीं कि ये प्लान दुश्मन के हाथ लग गया है, बल्कि ये है कि उसका इल्म होने के बावजूद वो इसे रोकने में मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। ये ईरान का वो दिखाई ना देने वाला दिफाई निज़ाम है जिसने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बेअसर कर दिया है। आज हम इस मास्टर प्लान को आपके सामने रखेंगे जिसे जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का मजहर करार दिया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की जारियत के जवाब में ईरान की कार्रवाइयों में एक बहुत ही मुनज़्ज़म और खतरनाक पैटर्न नजर आता है। ईरान बराह रास्त रिवायती जंग छेड़ने के बजाय दुश्मन की स्ट्रेटेजिक बुनियादों को निशाना बना रहा है। इसका पहला हदफ वो फौजी तंसीबात है जहां अमेरिका और इसके इत्तेहादी मौजूद हैं। इसकी बड़ी मिसाल 1 मार्च को कुवैत की शीबा बंदरगाह पर होने वाला हमला था जिसमें 6 अमेरिकी फौजी हलाक हुए। ये वाकया इस बात का सबूत था कि ईरान दुश्मन के रेड जोन में दाखिल हो चुका है। ईरान का दूसरा हदफ दुश्मन के रडार और दिफाई सिस्टम्स में है जिन्हें अस्करी इस्लाहात में दुश्मन को अंधा करना कहा जाता है। जब रेडार नाकारा होते हैं तो दुश्मन की जवाबी कार्रवाई की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। तीसरा अहम हदफ सफारती तंसीबात है जिसका मकसद दुश्मन को सियासी और अखलाकी तौर पर तनहा करना होता है। ईरान की इस जारहाना हिकमत अमली में चौथा और सबसे मुहलिक मोहरा अपनाए हरमस पर इसका कंट्रोल है। दुनिया के कुल बहरी तेल की तिजारत का तकरीबन 30% इसी तंग रास्ते से गुजरता है। ईरान ने हरमस को बंद कर रखा है। इसकी इजाजत से चंद ही जहाज वहां से गुजर सकते हैं। इस वक्त भी 1000 से ज्यादा तजारती बहरी जहाज हरमस से गुजरने के लिए ईरानी इजाजत के मुंतजर हैं। अपना हरमस की बंदिश से आलमी मार्केट में रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई रुक चुकी है जिसकी कीमतें पलक झपकते $200 फी बैरल तक जा सकती हैं। पांचवा अहम नुक्ता ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस पॉलिसी है जिसके तहत इसने यमन में हौजी फोर्सेस के जरिए बाबुल मुंदब पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। ये वो समुद्री गुजरगाह है जहां आलमी तजारत का 12% हिस्सा गुजरता है। इसकी बंदिश का मतलब ये है कि बहरी जहाज़ों को नहरों सोज का रास्ता छोड़कर पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ेगा जिससे माल बर्दारी के अखराजात 60% तक बढ़ जाएंगे और आलमी सप्लाई चेन मफलूज होकर रह जाएगी। ये वो माशी टाइम बम है जिसे ईरान किसी भी बड़े हमले की सूरत में इस्तेमाल कर सकता है। अपना हरमस और बाबुल मुंदब का दोहरा शिकंजा दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कीमत सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इसका असर वाशिंगटन, लंदन और पेरिस के आम शहरों की जेब पर भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जब ईरान पर इतने हमले हो चुके हैं, उसकी आला क़यादत को निशाना बनाया गया, माशी पाबंदियों से इसे निचोड़ा गया, तो फिर उसका निज़ाम मुकम्मल तौर पर टूट क्यों नहीं रहा? इसका जवाब किसी जदीद हथियार में नहीं बल्कि ईरान की मोज़ैक दिफाई हिकमत अमली में छुपा है। ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज निज़ाम है जहां ताकत किसी एक मरकज़ में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में बिखरी हुई है। इस तस्वुर की बुनियाद 2000 की दिहाई के वस्त में रखी गई जब पारसदारान इनकलाब के स्ट्रेटेजिक सेंटर के सरबराह मोहम्मद अली जाफरी ने महसूस किया कि अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर ईरान पर हमला करे तो रिवायती मरकज कमांड शायद ज्यादा देर ना टिक सके। इस खतरे के पेश नजर ईरान को 31 खुद मुख्तार दिफाई कमांड जोन में तकसीम कर दिया गया। एक मरकज तेहरान के लिए, बाकी 30 सूबों के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बड़े हमले में तेहरान का राब्ता पूरे मुल्क से कट भी जाए तब भी बाकी 30 सूबे अपनी सतह पर जंग जारी रखने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इस नज़रिए को ज़मीन पर अमली शक्ल देने में 2 नाम सबसे अहम हैं। पहला नाम जनरल कासिम सुलेमानी शहीद का है जिन्होंने न सिर्फ इन 31 यूनिट्स की निगरानी की बल्कि ईरान के दिफा को सरहदों से निकालकर पूरे खित्ते में फैला दिया। उन्होंने मकामी मलेशियाओं और प्रॉक्सी ग्रुपों का एक ऐसा जाल बना दिया है
کہ ایران کا دفاع صرف ایرانی سرزمین تک محدود نہ رہا بلکہ لبنان، شام، عراق اور یمن تک پھیل گیا۔ دوسرا اہم کردار امیر علی حاجی زادہ کا ہے، جنہوں نے اس موزائک ڈیفنس کو میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیا۔ انہوں نے پورے ملک میں میزائل شہر اور زیر زمین بنکرز کا ایک ایسا نیٹ ورک بچھا دیا کہ اگر دشمن ایک اڈا تباہ کرتا ہے تو دوسرا فوراً حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نظام ایران کو ایک ایسی لچک فراہم کرتا ہے جس کا توڑ فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ ایران کی اس حکمت عملی کا سب سے طاقتور پہلو اس کا سماجی ڈھانچہ ہے، جس میں 3 بڑے ستون شامل ہیں۔ پہلا ستون روایتی فوج ہے جو سرحدی دفاع کی ذمہ دار ہے۔ دوسرا ستون پاسدارانہ انقلاب ہے جس کے پاس اپنی نیوی، ایئر فورس اور میزائل یونٹس ہیں، اور تیسرا ستون بسیج ہے۔ یہ ایران کا اصل ترک کا پتہ ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں عام شہریوں، طلباء اور کسانوں پر مشتمل ایک رضاکار فورس ہے جو گوریلا جنگ میں مہارت رکھتی ہے۔ اگر دشمن ایران کے کسی حصے پر قبضہ بھی کر لے تو یہ بسیج فورس قبضے کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ زیر زمین میزائل اڈے، بکھرے ہوئے ڈرون نیٹ ورکس اور لاکھوں کی یہ عوامی فوج مل کر ایک ایسا موزائک بناتی ہے جسے مکمل طور پر مٹانا ممکن نہیں۔ پینٹاگون کے ماہرین آج اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ایسا نظام جو اپنی جڑیں عوام اور زمین کی گہرائیوں میں رکھتا ہو، اسے روایتی ہتھیاروں سے شکست دی جا سکتی ہے۔ ایران کی یہ جنگی سوچ نہ صرف اسے ٹوٹنے سے بچائے ہوئے ہے بلکہ اسے اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک مستقل درد سر بنا کر رکھے گی۔ اور سب سے اہم چیز بیرونی حملوں پر ایرانی حکومت، فوج اور عوام کا ہے۔ مثال اتحاد ہے جو اپنے تمام باہمی اختلافات بھلا کر دشمن کے خلاف سفارہ ہے۔ ٹرمپ نے جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہونے کا نہیں سوچا تھا، لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ ایران طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، مگر امریکہ کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ سب کو اس کا انتظار ہے، لیکن ایران تیار ہے۔